हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 22 एंड आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है या कोई रैंडम ऑसिलेटरी मोशन है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेजर डायग्राम से, किस तरीके से हम SHM को लिंक कर सकते हैं एक रेफरेंस सर्कल में कोई सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के साथ में। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि SHM के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, 0 से A/2 जाने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद हम आ जाएंगे काइनेमेटिक्स पे कि मोशन किस तरीके से हो रहा है, उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद बहुत सारे जो ग्राफ्स हो जाते हैं XV, VA एंड XA ग्राफ, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फिर हम आ जाएंगे फोर्स की कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद एनर्जी को। अब एनर्जी को आप टाइम के रिलेटिव भी पढ़ सकते हो या फिर आप उसको डिस्प्लेसमेंट के रिलेटिव भी पढ़ सकते हो। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर लिया, दोनों के बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी हमने देख लिया है। फिर हम देखेंगे कि किसी भी SHM का टाइम पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, और उसी अप्रोच का इस्तेमाल करके हम डिराइव कर लेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और उसके बाद हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के SHM देखने वाले, लेकिन वो हैं कल के वीडियो में। आज के लिए यही बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपको इधर उधर प्रैक्टिस करने के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक मोशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी मोशन है वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होने लगे तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक पीरियोडिक मोशन है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है तो वो एक पीरियोडिक मोशन है। लेकिन हमें पढ़ने ऑसिलेटरी मोशंस। ऑसिलेटरी मोशंस की एक खास बात होती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है, आती है फिर जाती है। ऐसे चक्कर काट रहे हो, ये भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है ना। हमारे पास ऑसिलेशंस होते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशंस आर टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ पॉइंट। जैसे यहाँ पर अगर ये हमारे पास इस तरीके से पार्टिकल SHM कर रहा है तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, हम ऐसे बोलेंगे। पेंडुलम भी इस तरीके से ऑसिलेट करता है तो ये हो जाती है इसकी मीन पोजीशन। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास एक तो होगी मीन पोजीशन और साथ में दूसरी चीज़ क्या आती है कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसी तरह की चीज़ें हमें पता करनी होती हैं। वैसे अभी हम सिर्फ पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, पीरियोडिक मोशन में आप देखो कि अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेस कर देता हूँ तो अभी वापस इधर आना चाहिए, तभी टू एंड फ्रो मोशन होगा। और ये वापस इधर क्यों आएगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई वापस लाने वाला फोर्स लगना चाहिए। वापस ला रहा है उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो मीन पोजीशन थी उस पर वो रीस्टोर करना चाहता है। तो इससे हम बोल देंगे हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है एक रीस्टोरिंग फोर्स की। रीस्टोरिंग फोर्स इज नीडेड। ओके, अब रीस्टोरिंग फोर्स की भी खास बात देखो। यहाँ से अगर मान लो मैं इस तरफ जाता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर मैं एक्स में पॉजिटिव गया तो फोर्स पीछे की तरफ लगना चाहिए। अगर एक्स में मैं नेगेटिव में आता हूँ तो फोर्स आगे की तरफ लगना चाहिए। तो हमारे पास इस तरीके के ही रिलेशन होने चाहिए, करेक्ट। हमेशा अगर हमारे पास एक्स इस तरफ होता है, हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगना चाहिए, करेक्ट। ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके यूजुअली जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करेंगे उसमें इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो हमारे पास फोर्स है वो एक एक्स का फंक्शन दे दिया जाएगा, -k इंटू एक्स रेज टू द पावर n, इस तरीके से लगा देते हैं। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि n की अलग अलग वैल्यूज तो बताओ ये ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे मान लो अगर हमें n की वैल्यू दे दी जाए, n की वैल्यू दे दी है 2, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ f इज इक्वल टू -k x की पावर 2। यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं x में पॉजिटिव में जाऊँगा तो हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन कितना होता है, -k इंटू एक्स स्क्वायर समथिंग, कुछ नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, करेक्ट। तो मैं इधर जाता हूँ तो मेरे पास पीछे की तरफ फोर्स लगता है, मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन फिर मैं अगर इधर आता हूँ
एक्स की कुछ नेगेटिव वैल्यू है, अब यहाँ पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू रखो, फोर्स का वैल्यू अभी भी नेगेटिव आएगी, यानी इधर आने पे भी फोर्स इस तरफ ही लग रहा है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं हुआ। यहाँ पे पार्टिकल वापस नेगेटिव में आ गया, तो फिर वापस इस तरफ जाने का उसके ऊपर फोर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब दिस विल नॉट ऑसिलेट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो एन है बेसिकली ये एक ऑड नंबर होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वो ऑसिलेटरी हो जाएगी। इसी का दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फोर्स नेगेटिव आ जाता है, x की आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है नेगेटिव दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स बन जाता है, और इस तरीके से हमारे पास दिस विल ऑसिलेट, विल ऑसिलेट। इसी का एक और वेरिएशन देख लेते हैं, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 2 का पावर 5। बताइए ऑसिलेट करेगा या नहीं। देखो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़, यहाँ पर ये पावर 5 है, तो ये एक ऑड नंबर है, तो ये ऑसिलेट करेगा। लेकिन ये x माइनस 2 की पावर 5 है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब x की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है ना। x की वैल्यू मान लो ये है 2, तो यहाँ पर फोर्स 0 होता है, इससे ज़्यादा आगे जाओगे तो फोर्स नेगेटिव में लगेगा, इससे थोड़ा इस तरफ आओगे तो इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, तो ये बन जाती है हमारी मीन पोजीशन। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस विल ऑसिलेट, है ना, दिस विल ऑसिलेट। और इसमें खास बात क्या हमने देखी, मीन पोजीशन वो हो जाती है x इज इक्वल टू 2। कैसे हमने पता कर लिया कि x इज इक्वल टू मीन पोजीशन है, इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं, एट मीन पोजीशन f इज इक्वल टू 0, फोर्स की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे, फोर्स की वैल्यू 0 आ जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारी मीन पोजीशन हो जाती है। तो बस हमें यही चीज़ें समझनी है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। यहाँ से आगे जाते हैं तो पीछे की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, और हमने उसके ऑप्शन देखे थे कि हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। अगर ये n की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर है तो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। और उसी का एक स्पेशल केस है कि अगर n की वैल्यू 1 कर दो तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है, तो उसी को हम शॉर्ट में SHM भी बोलते हैं, SHM। और यही हमारी कंडीशन आ जाती है। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं उसको x में मूव करता हूँ तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है, वो इस इक्वेशन से पता चलता है। दूसरी चीज़, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से मुझे क्या पता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ मैं फोर्स को, उसकी वैल्यू आती है माइनस के। यहाँ से आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m टाइम्स x। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है x को आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को एक्चुअली मैं लिख सकता हूँ डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस समथिंग इंटू एक्स। अब ये जो समथिंग है k बाई एम, इसको हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई m, और ये यहाँ पर x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्म आई है दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM। इसको भी हम लिख लेते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM। हर एक SHM में ये इक्वेशन काम आएगी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो कैसे सॉल्व करते हैं उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे सीधे इसका जो रिजल्ट आता है उसको लिख लेते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है वो इस तरीके का आता है, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर a, ओमेगा और फाई जो हमें इनिशियल कंडीशंस और यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, उससे हमें यही 3 वैल्यूज़ पता करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आती है। आप चाहो तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आपको देखो फिर से यही इक्वेशन मिल जाएगी। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अच्छा, साथ में ये एक SHM है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कहाँ से आ जाती है, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखो ओमेगा यहाँ पर इतना था तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। ये 3 चीज़ें हमें पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ओमेगा क्या, वो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती थी वो है, तो ओमेगा इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है,
एंगुलर वेलोसिटी कब होती है? अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होता और वो ओमेगा से घूमता तो भी उसका टाइम पीरियड 2π ओमेगा होता, लेकिन उस टाइम हम बोलते कि अच्छा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। यहाँ पर तो सर्कुलर मोशन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज नॉट अ सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास मोटा मोटी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सारी चीज़ें आ जाती हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इस तरीके के फोर्सेस कहाँ लगते थे? हमने देखा था स्प्रिंग फोर्स ऐसा होता है, अगर मान लो यहाँ पर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगी होती तो ये आगे एक्स में जाता तो पीछे की तरफ के एक्स का फोर्स लगता, तो इस तरीके का फोर्स है। मास हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास है, उससे तो देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स आ जाता है। इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। इसी को लिखने की डिफरेंशियल फॉर्म ही हो जाएगी एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बस हमें यही देखना होता है, टाइम पीरियड इज 2π ओमेगा। A particle executing simple harmonic motion according to the equation this, its time period of oscillation is कितना होगा? तो टाइम पीरियड हमें बताना है। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π ओमेगा। अब ओमेगा को आप या तो इस तरीके से निकाल सकते हो, के और एम दिया हो तो, लेकिन वो तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम इस डिफरेंशियल फॉर्म में भी देखो ओमेगा होता है, वहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं और फिर उससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो कैसे है, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू 0, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस 80x। ये क्या चीज़ आ गई? इसको आप कंपेयर कर सकते हो हमारे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमें ओमेगा पता चल गया। टाइम पीरियड की वैल्यू जाती है 2π ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 2π अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 80। अब रूट ऑफ 80 को आप क्या लिख सकते हो? क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, तो ये जाता है 2π। 16 में से 4 बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 5 अंदर बचेगा, यहाँ पर इस तरीके से कट जाता है। इसकी वैल्यू आ जाती है पाई अपॉन 2 रूट 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास हमेशा फोर्स इस तरीके से होगा, F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये सब हमें पता चल गया और इसका जो जनरलाइज सोल्यूशन आता है उसकी वैल्यू आ जाती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक्स है ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, थोड़ी सी जगह मुझे यहाँ पे और लगने वाली है। एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, कि भाई यहाँ से आप कितनी दूर तक डिस्प्लेस हुए, ये इसकी मीन पोजीशन है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी आर एक्स। अच्छा यहाँ पर देखो समय बदलेगा, समय बदलेगा तो उसके सारे ये अंदर वाली वैल्यू बदलेगी, उससे साइन के अंदर है वो, तो वैल्यू मैक्सिमम +1 तक जा सकती है, मिनिमम -1 तक जा सकती है इस साइन के फंक्शन की। साथ में यहाँ पे लगा हुआ है ए, इससे हमें पता चलता है मैक्सिमम एक्स का डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, या तो इधर पॉजिटिव ए तक जा सकता है या फिर माइनस ए तक, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ सकती है। और ये जो चीज़ हो जाती है इसको हम बोलते हैं दिस इज और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक, अब ये साइन के अंदर जो टोटल चीज़ होती है ना, ओमेगा टी प्लस 5, इस पूरे के पूरे को हम बोल देते हैं दिस इज फेज। ये जो ओमेगा होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समय बदलता जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं कि फेज बदलता चला जा रहा है। लेकिन अगर मैं टी की वैल्यू 0 रख दूं तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, फिर फेज में हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ 5। इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, दिस इज इनिशियल फेज। अभी क्या होता है इसको अभी हम विजुअलाइज कर लेंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए।
और इस इक्वेशन का हमारे पास जो टाइम पीरियड आता है t की वैल्यू होती है 2π डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये हमें पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज। तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन क्या होगा? देखो कहीं से भी यहाँ से शुरू हुआ है तो वापस से घूम करके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर एक कोने से स्टार्ट हुआ है तो भी वो इस तरीके से पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेगा। तो हमें बताना है इसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना लगा है? इसका जो भी टाइम पीरियड होता है उतना ही टाइम लगा होगा। तो टाइम तो लग गया हमारे पास 2π बाय ओमेगा, और डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल हुआ ये आपको बताना। तो वीडियो को पॉज करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास देखो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है, मान लो यहाँ से स्टार्ट होता तो ए डिस्टेंस इज 4a डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4a, और t के लिख सकता हूँ मैं 2π अपॉन ओमेगा। तो ये बन जाता है a ओमेगा 2a ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो फिर से घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ, तो मेरे पास जो डेल्टा एक्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसकी वैल्यू तो जीरो आ जाती है, नीचे आता है 2π अपॉन ओमेगा टाइम। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली जीरो आ जाती। एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अब हम देखने वाले हैं फेजर डायग्राम्स। अगर आपको फेजर डायग्राम समझ में आ गया तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना। देखो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जैसे ये यहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर पार्टिकल इस तरीके से ऊपर नीचे आ रहा है, तो हम बोलते हैं ये पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक सर्कुलर मोशन से। किस तरीके से? मान लो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है a, और यहाँ पर एक सर्कल में एक पार्टिकल है, वो भी इस तरीके से घूम रहा है, सर्कल का रेडियस की वैल्यू भी है a के बराबर। तो इस वक्त मान लो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है, यहाँ से वो इस तरीके से घूमना स्टार्ट होता है, किसी भी टाइम t पे मान लो वो यहाँ पे पहुँच चुका है, तो उसने इतना जो एंगल ट्रैवल किया है, इसको हम बोल सकते हैं कि लेट से ये जो एंगल हमारे पास आया है, दिस एंगल बिकम्स ओमेगा टाइम्स टी, है ना। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था और उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस तरीके से वो घूम रहा है। इसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू है a। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से इस तरीके से लाइट आ रही थी और यहाँ एक दीवार है, तो उस दीवार पे इसकी शैडो बनेगी कहीं पर। शैडो एक्चुअली कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हुई होगी। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या उसकी शैडो भी सर्कुलर मोशन कर रही है? शैडो तो दीवार पे ही बनेगी, दीवार तो एक प्लेन इस तरीके से है, तो वो सिर्फ ऊपर नीचे ही जा सकती है। तो यहाँ हो रहा है सर्कुलर मोशन, यहाँ नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर ऊपर से इस तरीके से लाइट आ रही होती तो उसकी परछाई कुछ इस तरीके से नीचे मूव करती। अगेन पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी शैडो सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी। इसीलिए हम इसके लिए बोलते हैं कि भाई इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ सर्कुलर मोशन हो रहा है। अच्छा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स सी हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज वाई। क्या यही हमारे पास यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू वाई। वाई और ए में क्या मैं कोई रिलेशन लगा सकता हूँ? यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल हमारे पास थीटा पता है, तो मैं y की वैल्यू लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए के सामने वाला है, तो a साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू एक्चुअली है ओमेगा टी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आ गई हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। तो यहाँ पर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरीके से कर रहा है। सिमिलरली मान लो थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ कहीं पे आ जाता है और उसकी अभी नीचे वाली शैडो की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से x, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ से x, यहाँ पे शैडो है ना, इस तरीके से ये पार्टिकल मान लो यहाँ तक आ गया है। उस केस में हमारे पास टोटल एंगल ये हो जाता है लेट्स से थीटा। अब ये जो x है
उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू ये वाला कॉम्पोनेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड a का cos थीटा इज हमारा x। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक, ये क्या हुआ हमारा x प्रोजेक्शन, दिस इज x प्रोजेक्शन, और ये हमारा क्या था, y प्रोजेक्शन। और ये जो हमारे पास आई, ये SHM की इक्वेशन आई है, ये जो आई ये भी हमारे पास SHM की इक्वेशन आई है। इसको आपको याद करने की, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा था, है ना। हमें इसका सेंस ऑफ रोटेशन भी बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है, तो यानी ये वाला इस तरफ ऊपर घूम रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं होगा कि ये पार्टिकल इस तरफ घूम रहा था लेकिन शैडो नीचे जा रही थी इस वक्त, वो तो नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर ये यहाँ से इस तरीके से घूम रहा है, इसके नीचे वाला ये जो पार्टिकल है अभी वो इस तरफ आ रहा होगा। अच्छा, एक और बात बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा होगा। अगर t इज इक्वल टू 0 है तो यानी ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है वो एक्चुअली यहाँ पर रहा होगा। इस वाले SHM को देखोगे तो वो मीन पोजीशन पर भी पार्टिकल है, लेकिन इस वाले SHM में देखोगे तो वो एक एक्सट्रीम पर होता है ना। तो यही सब अंतर आ जाते हैं, कभी साइन यूज़ करना होता है, कभी कॉस यूज़ करना होता है। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें बस समझ में आना चाहिए कि एंगल किस तरीके से लिखे जाते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमारा पार्टिकल यहाँ से घूमना इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। अब इस बार मान लो हम बोल देते हैं कि इनिशियली वो यहाँ पर नहीं था, लेट से वो स्टार्ट ही होता है यहाँ से, ठीक है, या फिर यहाँ से मैं उसको स्टार्ट करवाता हूँ। अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से घूमेगा और उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा। किसी भी टाइम t के बाद वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो देखा उसके बाद इस तरीके से उसका कुछ टोटल एंगल बनेगा। ये अगर मैं यहाँ से नाप रहा हूँ तो ये वाला जो एंगल था इनिशियली वो कुछ फिक्स्ड एंगल रहा होगा, वही होता है हमारा फाई, और यहाँ से थोड़े टाइम बाद t बाद आप पहुँचोगे तो ये हो जाता है ओमेगा t। तो एक बात बताओ मुझे, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा। अगर मैं टोटल एंगल की बात करूँ, लेट्स से दिस इज आवर टोटल एंगल थीटा, क्या मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस ओमेगा टी। और अभी हम देखेंगे, हमने साइन के अंदर क्या देखा था, यही दो वैल्यूज होती हैं, इनमें से एक होता है हमारा इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज का ये मतलब होता है। अच्छा, अब मुझे इसके एक्स प्रोजेक्शन की बात करनी है, तो इसका एक्स प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ये है हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो आप देखोगे तो यहाँ पर आ रही है ना, तो इस केस में मैं बोलूँगा दिस इज एक्स प्रोजेक्शन। एक्स प्रोजेक्शन में हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसका रेडियस की वैल्यू है ए के बराबर, ए कॉस थीटा, है ना। यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं वाई की बात करूँ तो देखो मेरे पास वाई कहाँ पर है, दिस इज वाई। वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस ट्राइंगल में आप देखो ये वाई है इस वाई के बराबर, और ये हो जाएगा ए का सामने वाला, तो ये हो जाता है ए साइन थीटा। वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस तरीके से। अब थीटा को आपको रिप्लेस कर देना है यहाँ से, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पे वाई की वैल्यू हो जाती है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम जो SHM की इक्वेशंस अभी तक लिखते आ रहे थे उसमें जो फाई होता था, जिसको हम बोलते थे इनिशियल फेज है, तो इनिशियल फेज का ये मतलब होता है कि भाई हमारा जो रेफरेंस सर्कल में जो पार्टिकल घूम रहा है, अब वो किसी यहाँ जीरो एंगल से स्टार्ट नहीं हुआ है, बस इनिशियली उसकी कुछ पोजीशन थी, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। इसको हम किस तरीके से पता किया करेंगे, भाई क्वेश्चन में हमें चीज़ें दी होगा कि एट t इज इक्वल टू 0 वो सेंटर पे नहीं था, कहीं a/2 पे था या a/√2 पर था। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ डेटा दिया हुआ होगा, उससे आप ये वैल्यूज़ पता कर पाओगे। हमें बस समझना आना चाहिए ये होता क्या है। Two particles are performing SHM with same frequency and amplitude A. They are both seen together at a/2 moving in opposite directions. The phase difference between them है। तो इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करोगे, both are seen at
a/2। तो पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास a/2 है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे लेट से ये प्लस a है हमारे पास, ये है हमारे पास माइनस a। ये मीन पोजीशन थी, दोनों को a/2 पर देखा गया है, एक इधर जा रहा था दूसरा उधर जा रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसको भी बना सकता हूँ मैं, एक इधर जा रहा होगा और हमारे पास दूसरा वाला इस तरीके से आ रहा होगा। हमें बताना है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हमें दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब दोनों को टाइम पीरियड उतना ही लगने वाला है, तो उनका जो रेफरेंस सर्कल पे जो घूमने वाला पार्टिकल है वो सेम ओमेगा से दोनों में घूम रहे होंगे। अच्छा, दोनों के जो फेज आपको बनाने हैं, तो देखो यहाँ से इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये इस तरीके से, है ना। अच्छा, दोनों का जो पार्टिकल है उसके घूमने का जो सेंस है वो दोनों में सेम रखना है आपको, नहीं तो फेज डिफरेंस आप बता नहीं पाओगे। तो लेट से हम इस तरीके से घूमता हुआ बनाते हैं पार्टिकल को। अब इस ब्लू वाले पार्टिकल की मैं बात करूं तो ब्लू वाला पार्टिकल कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर इस तरीके से वो पार्टिकल जा रहा होगा, तभी उसकी शेडो इस तरफ जाएगी। और रेड वाले के लिए बात करोगे तो रेड वाले का जो रेफरेंस पार्टिकल होगा वो यहाँ पर इस तरीके से जा रहा होगा, तभी उसकी शेडो इस तरीके से यहाँ पर मूव कर रही है। तो हमारे पास रेड वाला इस तरफ घूमता आ जाएगा ओमेगा से, ब्लू वाला हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा ओमेगा से घूमता हुआ। अब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताना है, कैसे बताओगे? देखो फेज होगा क्या, ये यहाँ पर इन दोनों को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दो, है ना। और अब इसको फील करने की कोशिश करो, ये एक इस तरीके से कुछ आर्म है और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। अच्छा, दोनों सेम ओमेगा से घूम रहे हैं, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होगा, तो ये एक फिक्स्ड एंगल है जो भी है। ये यहाँ पर ऐसे घूम रहा है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस ऑफ एंगल है वो फिक्स रहता है और उसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस। कितना है वो, क्या आप ज्योमेट्री देख के बता सकते हो ये वाला एंगल कितना है? वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 2π/3। देखो हमारे पास ये वैल्यू कितनी दी हुई है, a/2, दोनों a/2 पर देखे गए। ये था हमारे पास a, तो ये जो एंगल आ जाता है ये एक्चुअली आ जाता है 60 डिग्री। दिस टर्न्स आउट टू बी 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। दोनों के बीच में जो Δ5 फेज डिफरेंस हो जाएगा वो जाएगा 60 + 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री या फिर 2π/3। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको समझना आना चाहिए। हमने ये फेजर डायग्राम समझ लिया। अब हमारे पास मान लो पार्टिकल यहाँ से इस तरीके से SHM कर रहा है, तो इसको मान लो वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो हमारे पास इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर रहा होगा रेफरेंस सर्कल में इस जगह पे। हमारे पास इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास देखो, मैं पहली बात तो y की इक्वेशन लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से मान लो थीटा कभी इतना हो गया थीटा, तो ये जो y है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू a का साइन थीटा, y इज इक्वल टू a sin theta which is also equal to y is equal to a sin of omega t। ठीक है, ऑलराइट। अब थीटा की कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें कॉमनली नोन वैल्यूज़ हैं, उनको देख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारी वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सब वैल्यूज़ कुछ स्पेशल है। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री रखोगे तो हमें ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू हो जाती है a साइन 30 डिग्री। a साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, हाफ। एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाती है हमारे पास a/2। दिस इज a/2। थीटा की वैल्यू 45 रखो तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू रखो 45 डिग्री, तो ये साइन 45 कितना हो जाता है 1/√2। उस केस में वैल्यू आ जाती है a/√2। और थीटा की वैल्यू आप जैसे ही रख दोगे 60 डिग्री, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी √3 a/2। अब इसमें सवाल किस तरीके के पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा मीन पोजीशन से a/2 डिस्प्लेसमेंट होने में कितना समय लगता है। तो देखो 0 से मुझे अगर जाना है a/2 तक कितना समय लगेगा, भाई इतना समय लगेगा जितनी देर में हमारा रेफरेंस पार्टिकल
30 डिग्री का एंगल कवर कर ले। तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा, थीटा की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कितनी थी 0। a/2 डिस्प्लेसमेंट होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री, है ना। 0 से हम जाते हैं 30 डिग्री तक, तो हमारे पास ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री के बराबर आ गया। यहाँ से यहाँ यही तो है ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू हो जाती है 0 से लेकर 30 तक है 30 डिग्री। अच्छा, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओमेगा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। एक टाइम पीरियड में हमारे पास टोटल 2 पाई आ जाता है, या फिर इसी को हम 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओमेगा टी, टी यहाँ पे कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई होता है, या फिर उसी को आप 360 डिग्रीज भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैं लिख दूंगा ओमेगा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टी टाइम्स टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर ये इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास 12, और हमारे पास टाइम की वैल्यू हो जाएगी t/12। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। मीन पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड जाने में हमें कितना टाइम लग जाता है t/12। ये था हमारा केस 1, ठीक है, केस 1। अब एक काम करते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम a/2 से जाएंगे a तक। कहाँ से कहाँ तक, a/2 हाफ डिस्प्लेसमेंट से पूरा जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जा सकता है वहाँ तक, ठीक है। तो a/2 पर जब मैं था तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, और वहाँ से जब मैं मैक्सिमम यहाँ तक आ जाता हूँ उस वक्त मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो बेसिकली उतने समय में मुझे 30 डिग्री से 90 डिग्री तक जाना है। मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, यहाँ पर कितनी होती है 90 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ओमेगा t2 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगेन ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 होता है, तो ओमेगा को आप लिख दो 360 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, तो आ जाता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू t2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर ये क्या कट जाते हैं हमारे पास इस तरीके से 6 टाइम, और t2 की वैल्यू आ जाती है t2 इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 6। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास। पहली चीज़ तो ये समझो, हमें कहीं से भी, है ना, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का कोई से भी हम टाइम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो, 0 यानी कि मीन पोजीशन से a/2 तक जाने में हमें टाइम लगता है t डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाने में हमें टाइम लगता है t डिवाइडेड बाय 6 के बराबर। दोनों में ही सेम डिस्टेंस है a/2, लेकिन दोनों में अलग अलग टाइम लगता है, और ये होना भी चाहिए। इसको फील करने की कोशिश करो, जब हमारा पार्टिकल इस तरीके से SHM करता है मीन पोजीशन के आसपास, वो बड़ी तेजी से निकलता है। यहाँ पर तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, फिर स्पीड 0 करके वापस भी आने लगता है। तो एक्चुअली इस एरिया में एवरेज स्पीड कम रहती है, यहाँ पर एवरेज स्पीड ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर कम समय लगता है। कितना लगेगा t/12, यहाँ पर कितना टाइम लगता है t/6। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रख सकते हो। और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा, और a/√2 से ये टोटल a तक आने में कितना टाइम लगेगा। देख के बता सकते हो कितना टाइम लगेगा। देखो ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगना चाहिए ना। ओमेगा टी की वैल्यू 45 डिग्री होगी, यहाँ भी ओमेगा टी की वैल्यू 45 डिग्री होगी। इन्हीं टाइम के कुछ रिलेशन है, उसको हम डायग्राम बना करके समझ लेते हैं। ये हमारा बेस तरीका होगा उसको निकालने का। A particle executes simple harmonic motion between x is equal to minus a and plus a. The time taken for it to go from 0 to a/2 is t1 and to go from a/2 to a is t2. Then बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया देखो, 0 से a/2 तक आपको जाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज टाइम t1, दिस इज टाइम t2। कितना कितना समय लगा होगा, देखो 0 पे जब हम थे, जब हम यहाँ पर थे तो हमारा रेफरेंस पार्टिकल कहाँ रहा होगा, इस जगह पे। यहाँ से इस तरीके से हम ओमेगा से घूम रहे हैं। a/2 पहुँचने के लिए ये वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री।
ये रहता है 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ जाने में हमारे पास अब यहाँ से हमें पार्टिकल को यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज ओमेगा T1 और इसको मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी ओमेगा T2। क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पर T2 की वैल्यू ज़्यादा है ना, T2 इज़ मोर देन T1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ जाता है। और हमें ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए। ये वाला जो टाइम होता है, पहले यहाँ पर फास्ट हम सेंटर से तेज़ी से निकलते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे जाते हैं। ये वाली वैल्यू होती है T/12, ये वाली कितनी होती है T/6। आपको डायरेक्टली याद है तो भी आप इस तरीके से चीज़ों को मार्क कर सकते हैं। टाइम पीरियड की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ याद कर लेते हैं। हमारे पास मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरीके से पूरा चक्कर लगाता है, तो हमें कितना टाइम लगता है, वो 1 टाइम पीरियड के बराबर है, जिसको मैं कैपिटल T से डिनोट करने वाला हूँ। अभी हमने देख लिया था कि 0 से a/2 तक जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है T/12, फिर होता है T/6। ये कुछ वैल्यूज़ थी, लेकिन और कुछ वैल्यूज़ भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसने में कितना टाइम लगेगा, देखो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है। सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि इसमें टाइम लगा होगा T/2, इसमें टाइम लगा होगा T/2। इसको हम मार्क कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं आने में लगता है टाइम T/2। अच्छा, इसको भी अगर मैं बीच में से ब्रेक कर दूं तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा T/4, और उसी का सिमेट्रिक है यहाँ पर T/4, यहाँ पे टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मैं T/4 यहाँ पर इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ। और यहाँ से यहाँ जाने में हमें टाइम लगा था T/12, फिर लगा था T/6, तो उनको भी हम यहाँ पर मार्क कर देंगे इस तरीके से T/6 एंड T/12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। 0 से a/2 तक ये टाइम है, और ये सब वैल्यूज आपको पता होगी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये सिर्फ a/2 है। हमारे पास कुछ और स्पेशल वैल्यूज़ क्या देखी थी, a/√2 एंड √3 a/2 तक। वो वैल्यूज़ भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। a/√2 वाली जो वैल्यू है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि साइन की वैल्यू होती है कितनी, 1/√2। बेसिकली एंगल 45 डिग्री का होता है वहाँ पे, है ना। तो ये जो T/4 टाइम हमें एक एक्सट्रीम तक जाने में लगता है, उसको एग्जैक्टली 50% टाइम कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता है। यहाँ पड़ता है 0 से a/√2 और ये होता है a/√2 से a। ये वाला पार्ट छोटा रह जाता है ना, लेकिन टाइम दोनों में बराबर लगा है। और जो एक और स्पेशल वैल्यू है हमारी बची हुई, वो √3 a/2 तक, वो आ जाता है यहाँ से T/6, जो पहले इधर लगा था। अगर T/6 आप यहाँ लगाते हो, ये हो जाता है हमारा T/12। इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप याद रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडिशनल बोनस है। The time taken by a particle performing SHM to move from a/2 to a/√2, where a represent the amplitude and t represent the time period of the oscillation will be। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर हम इसको दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, T/24। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हम 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, a/2 तक, और इसमें हमें टाइम कितना लगता है, 0 से a/2 में हमें पता है टाइम लगता है T/12, है ना। a/2 से फिर से अगर आपको a तक जाना होता है तो इसमें लगता है टाइम T/6। दूसरी जो मुझे स्पेशल वैल्यू याद है, 0 से a/√2, है ना, इसमें हमें टाइम लगता है T/8, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लगता है टाइम T/8। हमसे कौन सा टाइम पूछा है, a/2 से a/√2 तक जाने में। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगता है। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम होगा, हमसे जो पूछा है इतना वाला टाइम पूछा है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, T/8 माइनस T/12, विच विल बी, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जाएगा 3T माइनस 2T/24। सीधे सीधे वैल्यू हो जाती है T/24। ऑप्शन नंबर डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इसी को सॉल्व करने का जल्दी से दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है a/2, यहाँ पर कहीं होगा हमारे पास a/√2, ठीक है। तो a/2 पे जब हम होते हैं तो हमारे पास ये वाला जो इस तरीके से एंगल होगा, ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। जब हम a/√2 पे होंगे यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है, ये वाला एंगल हो जाता है 45 डिग्री। तो हमारे पास जो एक्चुअली एंगल ट्रैवल हुआ है ये हो जाता है सिर्फ 15 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओमेगा क्या होती है, ओमेगा इंटू कैपिटल टी की बात की जाए तो वो होता है 360 डिग्री के बराबर।
यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय कैपिटल टी टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पर आप देख लोगे तो अब ये कट जाता है इस तरीके से 24 टाइम्स, और स्मॉल टी की वैल्यू आ जाती है कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 24। अगेन हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को करने के दो तरीके, जो मर्जी वो कर लो। The displacement of simple harmonic oscillator after 3 seconds starting from its mean position is equal to half of its amplitude। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक जाने में हमें 3 सेकंड लगते हैं। अब इससे हमसे पूछा टाइम पीरियड कितना है, तो ये 3 सेकंड इज इक्वल टू t/12। बहुत ही लल्लू सा सवाल हो गया। अब इसमें तो क्या ही आपको हम दूँ, हमें पता चल गया 3 सेकंड इज इक्वल टू t/12 है। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आती है 3 × 12 विच इज इक्वल टू 36 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाली टेबल्स याद रहें। A particle executing SHM with time period t starting from mean position, the time taken by it to travel 5/8 distance of one complete oscillation is। तो भी बहुत ही अच्छा सवाल हो जाता है। देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मान लो कोई पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है और उसका कंप्लीट ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो इतना ट्रैवल करता है। इसका 5/8 ट्रैवल किया है। 5/8 आप किस तरीके से देखोगे, मान लो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये था -a, ये था हमारे पास +a, और इसको आप इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इक्वल अमाउंट की। इसमें से कोई से 5, कौन से 5 मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ये सब हमें काउंट करने हैं। 6 7 8 ये वाले हमें काउंट नहीं करने हैं, है ना। इनमें कितना टाइम लगा होगा ये आपको बताना है। आपको सब पता है इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, इन सभी सेगमेंट में कितना टाइम लगता है। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि इस मोशन में कितना टाइम लगा होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वैसे यहाँ पर एक और अच्छा सा ऑप्शन बनाना चाहिए था, 5t डिवाइडेड बाई 8 भी बोल देते कुछ लोग, तुक्का उसको भी मार सकते थे। देखो हमारे पास सारे के सारे टाइम पीरियड पता है। 0 से a/2 जाने में कितना टाइम लगता है, t/12। तो ये हो जाता है हमारे पास t/12, ये हो जाता है t/6, ये हो जाता है t/6, ये हो जाता है t/12 अगेन, है ना। यहाँ से जाने में जितना समय लगा उतना ही यहाँ लगेगा, और इसमें भी लगने वाला है हमारे पास t/12। तो अब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर हम और एक इसमें स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो हाफ ऑसिलेशन का टाइम है कितना, t/2। तो इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता था t/12 प्लस t/2। इन सबको आप जोड़ोगे तो भी आपको t/2 मिलने वाला है। तो अब इसको आप एलसीएम लोगे तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता है 1 + 6 7 t/12। ऑप्शन नंबर डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन का एक वेरिएशन, अभी कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, मीन पोजिशन से हमने स्टार्ट किया था। मान लो हम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर दे, उस केस में बताओ हमें कितना टाइम लगता। तो अब 5/8 डिस्टेंस कंप्लीट करना है, लेकिन एक्सट्रीम से। वीडियो को अब सॉल्व करना आप और अपना आंसर कमेंट करके बताओ कितना टाइम लगने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक्चुअली ये वीडियो लंबा है, लेकिन यूट्यूब पे बस इतना सा ही पार्ट आया इसका। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आपको कलरफुल PDF मिल जाएंगी इस सेशन की। PDF कंप्लीट है, पूरे लेक्चर में आप एक्चुअली चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हमने टॉपिक कवर किए हुए हैं। देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स को ले सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, मैं पढ़ाने के अलावा व्लॉग बना रहा हूँ, वो भी देख लो, थोड़ा मस्ती करेंगे साथ में। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 23 में।